Hello and welcome back friends. In today's video tutorial we are going to discuss about the introductory part of pathology. क्लियर? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे कि पैथोलॉजी क्या है. राइट. देखिए दोस्तों, अगर इस पैथोलॉजी वर्ड को अगर हम दो पार्ट में तोड़ दें तो एक वर्ड है आपका पैथोज, दूसरा निकलता है लोगोज. क्लियर? जिसका मतलब है पैथोज मीन्स डिजीज और लोगोज का मतलब है स्टडी. तो देखिए टोटली क्या बन गया आपका स्टडी ऑफ डिजीजेज. स्टडी ऑफ डिजीजेज इज नोन एज पैथोलॉजी. क्लियर? तो डेफिनेशन अगर इसकी देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है कि पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेज which mainly focuses on the study of structural and functional changes in cells, tissues and any organ in disease condition. Clear? पैथोलॉजी ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम डिजीजेज की स्टडी करते हैं. राइट. जो कि मेनली किस पे फोकस करती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेज इन सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन डिजीज कंडीशन. राइट. क्लियर? डेफिनेशन समझ में आई दोस्तों? फ्रेंड्स, अब देखिए जब हम किसी डिजीज की जब हम स्टडी करते हैं पैथोलॉजी के अंडर तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हम उसकी स्टडी करते हैं. क्लियर? तो वो एस्पेक्ट्स क्या हैं वो देखिए. एस्पेक्ट्स वो हम यहां पे समझेंगे. एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं जिसके अंडर हम किसी डिजीज की स्टडी करते हैं. क्लियर? तो सबसे पहला अगर एस्पेक्ट देखें तो दैट इज एटियोलॉजी. एटियोलॉजी सबसे पहले देखेंगे. तो फ्रेंड्स देखिए एटियोलॉजी क्या है. एटियोलॉजी किसी भी डिजीज के कॉज को हम एटियोलॉजी बोलते हैं. कॉज ऑफ डिजीज, कि किसी भी डिजीज का कॉज क्या है, कि वो डिजीज किसकी वजह से हो रही है. वो किसी कोई इन्फेक्शियस डिजीज है या किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से वो डिजीज आपकी हो रही है. तो देखिए एटियोलॉजी को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है. एक तो है आपका जेनेटिक एटियोलॉजी और दूसरी है आपकी एक्वायर्ड एटियोलॉजी. एक्वायर्ड एटियोलॉजी. जेनेटिक मीन्स यू ऑलरेडी नो कि जो किसी आपको पेरेंट्स से जो आपको ट्रांसफर होते हैं. राइट. जो आपको पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं मीन्स जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसफर होती हैं जो डिजीजेज. क्लियर? वो तो आपका जेनेटिक एटियोलॉजी है, जेनेटिक कॉज है. और दूसरा एक्वायर्ड. एक्वायर्ड आपके बहुत तरह से हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शियस हो सकता है. इन्फेक्शियस मीन्स किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, पैरासाइट्स हो सकता है. काफी सारे हो सकते हैं आपके इन्फेक्शियस. दूसरा आपका हाइपोक्सिया हो सकता है. तीसरा आपका फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है. राइट. केमिकल हो सकता है. क्लियर? न्यूट्रिशनल हो सकता है. क्लियर? तो बहुत सारे एक्वायर्ड फैक्टर्स आपके, एक्वायर्ड एटियोलॉजी, एक्वायर्ड कॉजेज आपके हो सकते हैं. इन जिनमें से आपके इन्फेक्शियस, हाइपोक्सिया, फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल एंड न्यूट्रिशनल. राइट. ये है आपकी एटियोलॉजी. तो आप एटियोलॉजी किसे बोलेंगे? एटियोलॉजी इज द कॉज ऑफ डिजीज. राइट. अब देखिए दोस्तों, मोस्टली जो आपकी डिजीजेज होती हैं वो होती हैं आपकी मल्टीफैक्टोरियल. 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 अब देखिए दोस्तों, मल्टीफैक्टोरियल का मतलब क्या है
कि जो मोस्टली आपकी डिजीजेज होती हैं उनके जो कॉज हैं वो कॉम्बिनेशन में होते हैं। वो जेनेटिक भी हो सकते हैं, जेनेटिक प्लस एक्वायर्ड, जेनेटिक प्लस एक्वायर्ड। क्लियर? तो उनको आप क्या बोलेंगे? मल्टीफैक्टोरियल। तो मोस्टली जो डिजीजेज होती हैं दे आर मल्टीफैक्टोरियल बिकॉज द कॉजेज आर जेनेटिक एज वेल एज एक्वायर्ड। क्लियर? तो उनको आप क्या बोलेंगे? मल्टीफैक्टोरियल। सेकेंड एस्पेक्ट देखेंगे फ्रेंड्स, सेकेंड एस्पेक्ट है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस, वे पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस किसी भी डिजीज का मैकेनिज्म है, दैट इज मैकेनिज्म बाय विच द कॉजेटिव फैक्टर प्रोड्यूसेस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज। तो किसी भी जैसे हमने कहा कि पैथोलॉजी क्या है, जिसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज या चेंजेज आते हैं। तो उस एबनॉर्मलिटी, उस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेज की का मैकेनिज्म क्या है, उसको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। उसको क्या बोलते हैं? पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस को आप क्या बोलेंगे? मैकेनिज्म ऑफ डिजीज। मैकेनिज्म ऑफ डिजीज इज नोन एज पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस आपकी बहुत तरह की हो सकती है। क्लियर? सबसे पहला माइक्रोबियल इन्फेक्शन। माइक्रोबियल इन्फेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन मीन्स किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो इन्फेक्शन, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन कॉज करेगा, जो डिजीज कॉज करेगा, उसका मैकेनिज्म, राइट? जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है। क्लियर? दूसरा है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन। थर्ड है आपका मैलिग्नेंसी हो सकती है, मैलिग्नेंसी। एंड फोर्थ वन इज टिश्यू ब्रेकडाउन। फोर्थ वन ब्रेकडाउन। क्लियर? तो पैथोजेनेसिस क्या है? इट इज ए मैकेनिज्म ऑफ डिजीज, और you can say it refers to the mechanism by which the causative factor produces structural and functional changes or abnormalities. Clear? Third aspect है friends, morphological changes. Morphological चेंजेज। देखिए, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज का मतलब है कि हमने जैसे पहले बोला कि पैथोलॉजी क्या है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेज जो सेल्स में आ रहे हैं। क्लियर? तो इसमें क्या देखेंगे? उन्हीं चेंजेज को हम ऑब्जर्व करेंगे। इसमें जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल चेंजेज जो आ रहे हैं, राइट, वो हम इसमें क्या करेंगे? स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज में। क्लियर? तो उसको कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे? वो देखिए, माइक्रोस्कोपिकली उसको हम, जो स्ट्रक्चरल चेंजेज है उसको तो आप माइक्रोस्कोपिकली आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर? जो स्ट्रक्चरल चेंजेज है। क्लियर? तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? The morphological changes refers to the gross and microscopic structural changes in cells or tissues affected by the disease. जो भी टिश्यू या सेल डिजीज कंडीशन में अफेक्टेड हुई हैं, उसकी ग्रोथ स्टडी करते हैं, राइट? तो वो मॉर्फोलॉजिकली हम माइक्रोस्कोपिकली हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। अंडर माइक्रोस्कोप हम उस चेंजेस को विजिबल कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्चू, रुडोल्फ विर्चो, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी। इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी, क्लियर। देखिए, इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी। इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने क्या प्रपोज किया था कि इंजुरी टू द सेल इज द बेसिस ऑफ ऑल डिजीजेज। इन्हें बोला कि जो किसी भी डिजीज का जो बेसिस है या कोई डिजीज का जो एविडेंट है वो ये है कि वो सेल आपकी इंजर्ड होनी चाहिए, क्लियर। अगर सेल इंजर्ड है तो वो उसका बेसिस है डिजीज होने का, वो उसका एविडेंट है डिजीज होने का, क्लियर। तो किसी भी डिजीज का जो एविडेंट है या बेसिस है वो है उसमें आने वाले चेंजेज या उसकी इंजरी, उसका इंजर्ड होना उसका क्या है, एविडेंट है या उसका बेसिस है, क्लियर। ये थ्योरी उन्होंने प्रपोज की थी, राइट, क्लियर। नेक्स्ट एस्पेक्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। फोर्थ एस्पेक्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। देखो दोस्तों, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं। सिंपली अगर देखें तो किसी भी डिजीज के जब हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, मींस देखिए साइन क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं, दो तरह से हो सकते हैं आपके। एक तो ऑब्जेक्टिव, दूसरे सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी कोई डिजीज लेकर, हमको डिजीज है और हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर हमें देखकर, हमारी फिजिकल स्टेट को देखकर, हमारी बॉडी को देखकर जिनको बताता है, मींस हमारी बॉडी को देखकर जिनको ऑब्जर्व करता है, राइट, उनको हम बोलते हैं साइंस, क्लियर। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे अगर जॉन्डिस की कंडीशन में देखें तो डॉक्टर देखता है कि आपकी आईज येलोइश हैं, आपकी नेल्स येलोइश हैं, स्किन थोड़ी सी येलोइश हुई है, क्लियर। तो ये सब क्या है, ये साइंस है, ऑब्जेक्टिव क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लियर। और सब्जेक्टिव में जो आप डॉक्टर को बताते हैं, यानी कि सिम्टम्स, इनको क्या बोलेंगे, सिम्टम्स, क्लियर। सिम्टम्स मीन्स कि आप कैसा फील कर रहे हैं, कोई पेशेंट फील कैसा कर रहा है, वो बताएगा कि उसे स्टमक में पेन है या उसे जॉइंट्स पेन है, क्लियर। तो वो क्या है, वो सारे सिम्टम्स हैं, वो सब्जेक्टिव क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आप उनको कह सकते हैं, क्लियर। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हुआ आपका, साइन एंड सिम्टम्स आर नोन एज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लियर। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कब स्टार्ट होंगे आपके, जब फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज आपके टिश्यूज में आएंगी, क्लियर। तो फंक्शनल एबनॉर्मलिटी या आप कह सकते हैं कि फंक्शनल डीअरेंजमेंट्स गिव राइज टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लियर। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, कभी कभी मल्टीपल, या आप कह सकते हैं कि मल्टीपल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, मल्टीपल एबनॉर्मलिटीज, तो कभी किसी डिजीज कंडीशन में अगर मल्टीपल एबनॉर्मलिटीज हैं या मल्टीपल साइन एंड सिम्टम्स हैं तो हम उसको एक टर्म यूज करते हैं, सिंड्रोम। क्या बोलेंगे, सिंड्रोम, क्लियर, राइट। नेक्स्ट एस्पेक्ट है
प्रोग्नोसिस। देखिए दोस्तों, प्रोग्नोसिस अगर इसकी मीनिंग अगर हम देखें तो इसको आप बोल सकते हैं फोर नोइंग। यानी कि जो पहले से पता हो, जिसको आप पहले से कह सकते हैं, जिसको आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर? इसके लिए दूसरा टर्म है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन। क्लियर? तो प्रोग्नोसिस एक ऐसा मेडिकल टर्म है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। क्लियर? ऐसा मेडिकल टर्म है जिसमें किसी भी डिजीज का जो फेट है आप उसको एक्सपेक्ट करते हैं। मीन्स दिस टर्म इज यूज्ड फॉर द प्रिडिक्टिंग फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ expected development of disease, including whether the signs and symptoms will improve or not. Clear? तो ये प्रोग्नोसिस क्या है आपका? ये प्रिडिक्शन है एक तरह का। ये एक तरह का प्रोग्नोसिस, ये एक टर्म है, मेडिकल टर्म है, दैट इज मेडिकल टर्म which is used for the prediction of expected development of any disease, जिसमें आपका क्या क्या इंक्लूडेड होगा कि जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो आपके इम्प्रूव होंगे कि नहीं, ये देखा जाता है। क्लियर? तो कोई भी डिजीज है उसमें जो फिजिशियंस हैं या डॉक्टर्स हैं वो एक प्रोग्नोसिस करते हैं, मीन्स एक प्रिडिक्शन करते हैं कि ये डिजीज इम्प्रूव होगी कि नहीं होगी। राइट? एक तो ये या तो इम्प्रूव होगी या इम्प्रूव नहीं होगी, या फिर स्टेबल रहेंगे। जो साइन एंड सिम्टम्स हैं या तो इम्प्रूव होंगे, साइन एंड सिम्टम्स में या तो इम्प्रूवमेंट आएगा या नहीं आएगा, या फिर स्टेबल रहेंगे ओवर द टाइम। क्लियर? राइट? तो ये एक तरह की क्या है? ये एक तरह की प्रिडिक्शन है, एक तरह की प्रिडिक्शन है जिसमें क्या देखते हैं, पेशेंट का फेट जिसमें देखा जाता है। और दूसरे वर्ड्स में अगर देखें तो इसमें लाइफ एक्सपेक्टेशंस भी की जाती हैं, मींस एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ की भी एक्सपेक्टेशन की जाती है, जैसे कि जो डेली वर्किंग होती है, या आप कह सकते हैं कि जो डेली एक्टिविटीज हैं उसको कैरी आउट कर सकता है कि नहीं करेगा पेशेंट। राइट? वो जो डेली एक्टिविटीज हैं उनको कैरी आउट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। यू कैन से एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ सच एज द एबिलिटी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज। क्लियर? तो प्रोग्नोसिस क्या है? ये प्रिडिक्शन है एक तरह का, और यू कैन से फेट ऑफ पेशेंट। क्लियर? लास्ट एस्पेक्ट है आपका कॉम्प्लिकेशंस। देखिए दोस्तों, कॉम्प्लिकेशन जो वर्ड बना है वो कॉम्प्लिकेटेड, जो बहुत ज़्यादा आप कहते हैं जटिल, बहुत टफ होना, किसी चीज़ का बहुत जटिल होना। क्लियर? तो ये एक तरह की क्या है, नेगेटिव पैथोलॉजिक प्रोसेस है, और यू कैन से इट इज ए नेगेटिव पैथोलॉजिक प्रोसेस और इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए डिजीज एंड यूजुअली एग्रेवेटिंग द इलनेस। इसके लिए जो दूसरा टर्म है कॉम्प्लिकेशंस के लिए, आप दूसरा टर्म स्टिमुलेंट भी बोल सकते हैं इसको। एक तरह का क्या है, स्टिमुलेंट। देखिए डिजीज तो पहले से है, डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स तो पहले से हैं, डिजीज की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पहले से हैं,
राइट। उसके साथ साथ उस डिजीज का बढ़ना, उस डिजीज का और भी ज़्यादा खतरनाक होना, राइट, उसको आप क्या बोलेंगे, कॉम्प्लिकेशंस। जैसे एग्जाम्पल, अगर इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि कोई पेशेंट आपका पैरालाइज है, राइट, वो क्या है, पैरालाइज, पूरी तरह से पैरालाइज है, तो बेड सोर्स बनना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, बेड सोर्स, क्लियर। तो ये बेड सोर आपका क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशन इन केस ऑफ पैरालिसिस। बेड सोर को आप क्या बोलेंगे, बेड सोर्स आर ए कॉमन कॉम्प्लिकेशंस इन केस ऑफ पैरालिसिस। और दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो परफोरेशन एंड हेमरेज, परफोरेशन एंड हेमरेज in case of typhoid ulcer of intestine, in case of typhoid ulcer of intestines, राइट। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है, एक तरह का स्टिमुलेंट है और यू कैन से एग्रीवेटिंग कंडीशन है, राइट। तो एग्जाम्पल से आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बेड सोर्स आर द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस इन केस ऑफ पैरालिसिस, और परफोरेशन एंड हेमरेज आर द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस इन केस ऑफ टाइफॉइड अल्सर ऑफ इंटेस्टाइन्स, राइट। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आई होप कि आपके समझ में आएगा, राइट। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन है अबाउट पैथोलॉजी और कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके अंडर हम किसी डिजीज की स्टडी करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप उसको सब्सक्राइब करिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नई नई वीडियोज मिलती रहें। थैंक यू।